झीलों की नगरी कहलाने वाला भोपाल, वादियों से घिरा हुआ भोपाल, नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ भोपाल, ऐतिहासिक इमारतों वाला भोपाल, खूबसूरत शहरों के खिताबों में से एक नंबर भोपाल का भी आता है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब के बहुत सारे आप ऐसी मिसालें देख सकते हैं। वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया के नाम से भी एक बदनुमा दाग भोपाल शहर को लग चुका है। दुर्घटना हुई थी या एक हादसा था या किस तरह की चीज़ें थी, लापरवाही थी या कुछ और, कोई आपदा आती है तो वो आपका मज़हब, धर्म या स्टैंडर्ड या पैसा नहीं देखती है, जो उसके सामने आता है उसको लेके जाती है। आज मैं आया था एक मुर्दा प्लांट, मुर्दा फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने, इसलिए ये चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि वो 40 साल से बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री है। आज से 40 साल पहले अगर हम जाएंगे और हिस्ट्री को उठा के देखेंगे हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश रहा है। जो इन्वेस्टर्स होते थे वो खेती की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते थे। फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे वो कीटनाशक प्रोडक्ट था। यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने वाले मदद करने से पहले उनका धर्म या मजहब नहीं पूछ रहे थे। और ये वीडियो हिंदुस्तान की सभी जनता के लिए कि आप सभी लोगों को इस हादसे से क्या मैसेज मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन नेस्ट चैनल। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ ह्यूमन नेस्ट चैनल में। एंड बैक साइड का ये जो माहौल है, आप सब लोग देख के सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पर आ गया हूँ। आज ये जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। एंड पूरे इंडिया का इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा डिजास्टर, और जो वर्ल्ड में पूरे मतलब फेमस हुआ, पूरे वर्ल्ड में इस जगह को उस डिजास्टर की वजह से जाना गया, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एंड वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बाकायदा बताऊंगा। एंड काफ़ी सारी ऐसी बातें, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज ध्यान देंगे, बात करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, हो क्या रहा है और आगे भी क्या होना है। ये कहानी वैसे तो 1934 से स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर, बट जिस लोकेशन पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर 1969 में एक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। एंड ये यूसीसी की कंपनी थी, बट इसके अंदर 60% यूसीसी के शेयर्स थे जो एक अमेरिकन कंपनी थी, एंड 40% यहाँ की गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे और कुछ बैंक्स, गवर्नमेंट के बैंक्स, उन लोगों के शेयर्स थे, मतलब पार्टनरशिप थी। उस बिहाफ पर ये यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया गया 1969 में। लेकिन 2 दिसंबर 1984 की वो जो रात थी और 3 दिसंबर 1984 की जो 12 बजे के बाद से सुबह तक की और उसके आगे 2 दिन तक का जो यहाँ का आलम था और यहाँ पर जो एक आपदा आई थी, उस सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, आपको इस प्रोजेक्ट की भी प्रॉपर डिटेल्स दूंगा। एंड साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें और सारी बातों पर आज हम तवज्जो देंगे। तो ये जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा विस्फोटक होने वाला है, तो इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आज का ये जो व्लॉग है हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बहुत ही अहम पॉइंट से। और ये जो आप देख रहे हैं रेलवे कॉरिडोर जो निकला हुआ है, उसके दोनों साइड में स्लम एरिया है। उस वक्त पे ये स्लम एरिया नहीं हुआ करते थे जब ये डिज़ास्टर हुआ था। एंड इसी सीरीज़ में, जिस सीरीज़ में अभी आप देख रहे हैं, आगे जाके एक तालाब बना हुआ है जहाँ पर यूसीआईएल का जो केमिकल था उसको ड्रेन किया जाता था। एंड वहाँ का पानी आज भी इतना जहरीला है कि अगर कोई जानवर पी लेता है तो वो मर जाता है। और ये जो पूरा आप दायरा देख रहे हैं, जब यूसीआईएल जो 106 एकड़ पे फैला हुआ था उस वक्त पे, जब यहाँ पर एक्टिव था ये फैक्ट्री, तो ये पूरा दायरा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का था। बच्चे लोग जा रहे हैं हाई करते हुए, उन्हें हाई ज़रूर करिएगा आप सब लोग भी। तो ये जो आप अभी का जो दायरा देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, इसको 17 साल बाद, मीन्स कि 1984 के 17 साल बाद जब ये डिज़ास्टर हुआ था, तब ऐसा कहा जाता है कि डाव कंपनी ने यूसीसी जो कंपनी थी अमेरिका की, उसको ख़रीद लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। तो ये जो दायरा है, ये दायरा पे अभी डाव जो कंपनी है वो एक्टिव है, मीन्स कि ये उनके पास ये पूरा सेक्शन जो भी आप देख रहे हैं सामने का वो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती है वो सारी चीज़ों पर मैं अभी नहीं जाऊँगा।
वो सारी डिटेल्स पर भी हम बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी एक नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेते चलिए और देखते चलिए। और ये जो पूरे आप स्लम एरिया के हाउसेस देख रहे हैं, ये सब उस वक्त पे यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस दायरे से आगे के दायरे में छोटे छोटे विलेज ज़रूर थे। जिस दायरे से अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, बड़े दूर दूर थे, छोटे छोटे गाँव थे। मवेशी खड़े हुए हैं, ये अभी बंजारे लोग आए हुए हैं राजस्थान साइड से। लोग ने यहाँ पर अपना खैमा और डेरा डाल के रखा हुआ है, और ये जानवर भी वो अपने साथ में लेकर आए हुए हैं। इसके आगे ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है रेड कलर से जो पुती हुई है, जिस पे एडवर्टाइजमेंट के कुछ बनाया हुआ है, बंसल लिखा हुआ है। तो ये पूरी बाउंड्री वाला जो आप म्याद देख रहे हैं 67 एकड़ का जो पूरा दायरा है, वो अभी भी सीज है। एंड यहीं पर वो प्लांट है, मीन्स कि वो जो पूरा केमिकल फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो आज भी खड़ा हुआ है। एंड अब हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। और ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा दायरा 67 एकड़ का है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस डिवाइड है। कहीं पर पैकिंग का सेक्शन था, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग का, और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो सब अलग अलग सेक्शन से यहाँ पे डिवाइडेड है। सब जगह हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, 67 एकड़ का जंगल है, जिसमें ये यूनिट को डाला गया था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता था, उस जगह पर हम चल रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक अलग सेक्शन है। और अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर इस केमिकल प्रोसेस वाले यूनिट को बनाया गया था, उस प्लांट को डाला गया था जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होता था। जैसा कि इस सामने वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अलग कुछ बने हुए खंडेरे जैसे सेक्शन दिख रहे हैं, बट यहाँ से पूरा केमिकल प्रोसेस वाला यूनिट स्टार्ट हो जाता है। वाला जो पूरा प्लांट था वो ये सामने का दायरा है। एंड अगर मैं इस दायरे को, एरिया को काउंट करूँ कि कितने हिसाब से, कितने बड़े क्षेत्रफल में होगा, तो टोटल 20,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया होगा, जिसमें थोड़े थोड़े से स्पेस में अलग अलग सेक्शन है इस यूनिट के भी। 40 साल से ये पूरा यूनिट इसी हालत में बंद पड़ा हुआ है। ये जो पूरा प्लांट देख रहे हैं ये बंद है 40 साल से, पूरा जंग से लश हो रहा है, ये हर जगह से रस्टी है। एंड ये जो सब आप जो सिलेंडर टाइप के जो आप टैंक देख रहे हैं, ये सब जो केमिकल प्रोसेस होते थे उसी के एक पार्ट थे जो अब उस वक्त पे यूज़ किए जाते थे। एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से जो सेफ्टी मेजर पॉइंट्स होते थे और जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो ऑपरेट किए जाते थे, वो उसका ये जो सेक्शन लग रहा था। एंड उसी से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हाइट पे नज़र डालूंगा तो मुझे तकरीबन 90 फीट तक का ये हाइट लग रहा है इस जगह का। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं वॉल वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, पूरा क्रैक पड़े हुए हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर देख के अंदाज़ा लग रहा है। और ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा जम्पट पाइप सिस्टम है जो पूरे यूनिट में फैला हुआ है। जो पाइपलाइन से इसे जम्पट पाइप सिस्टम कहते हैं। एंड इससे थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मलबा क्रैक व्रैक होके पड़ा हुआ है। एंड ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर। और उसके आगे हम जाएंगे तो ये जो सेक्शन है मुझे लग रहा है जहाँ पे MIC स्टोरेज टैंक को अंडरग्राउंड रखा गया था, जहाँ पर अंदर तहखाना बनाया गया था, ये वो सेक्शन मुझे लग रहा है। क्योंकि जब MIC स्टोरेज टैंक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था तो कंक्रीट लेवल ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे क्रैक आ गए थे, तो वहाँ पर क्रैक के निशान नज़र आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आई थिंक MIC स्टोरेज टैंक वाला सेक्शन वो था। इस हादसे को लेकर जो थ्योरी बताई जाती है वो ये है कि MIC स्टोरेज टैंक को जम्पट पाइप सिस्टम के जरिए प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ दिया गया था, जो कि सबसे बड़ी गलती वाला कदम था, क्योंकि जम्पट पाइप सिस्टम पूरे यूनिट में हर जगह फैला हुआ था और जम्पट पाइप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो रिस्क पूरा था। डेली रूटीन के बाद रात में प्रोसेसिंग यूनिट की पानी से सफाई की जाती थी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर से भी पानी की प्रेशर द्वारा धुलती थी। मगर ये सफाई से पहले MIC स्टोरेज टैंक के साइड जाने वाली पाइपलाइन को लॉक करना पड़ता था, जिससे पानी MIC टैंक में ना जा सके और सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट अंदर से साफ हो जाए और पानी दूसरे साइड से बाहर निकल जाए। बट
2 दिसंबर 1984 की रात 9 बजे कुछ हुआ अलग। वर्कर्स ने पाइपलाइन के लॉक वाले ऑप्शन को ऑन ही नहीं किया, या तो लॉक खराब था जिससे पानी यूनिट की सफाई करके दूसरे साइड से बाहर नहीं निकला। तो वर्कर्स को लगा कि कचरा अटका हुआ है, जिससे वे पानी का पाइप यूनिट में ही छोड़ गए टी ब्रेक के लिए, और वह पूरा पानी MIC स्टोरेज टैंक के अंदर जाता गया। MIC पानी के कांटेक्ट में आकर केमिकल रिएक्शन करने लगी और गैस बनने लगी। प्रेशर इतना बढ़ा जिससे MIC स्टोरेज का कंक्रीट फ्लोर ब्लास्ट हो गया, और लास्ट में प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी फट गया, जिससे गैस धुएं की तरह पूरे भोपाल में फैलना शुरू हो गई। और ये जो पूरा यूनिट का सेक्शन है, ये आई थिंक 5000 स्क्वायर फीट का होगा, जो अभी आप देख रहे थे। अब आगे की तरफ चलता हूँ, एंड यहाँ पर भी कुछ अलग मतलब सेक्शन है इसका, इसी यूनिट का। तो आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये जो हॉर्न आप लोगों को सुनाई दे रहा है ट्रेन का है, तो उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोपाल जंक्शन यहाँ से कितने नज़दीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में भोपाल जंक्शन बना हुआ है। एंड ये जो यूनिट का जो पार्ट अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है, ये है स्क्रबर वाला। देख सकते हैं ये सामने जो स्क्रबर सिलेंडर है, उसके बगल से बर्नर है। और उस वक्त पे कहा जाता है कि ये भी ऑफ पड़ा था या तो ख़राब पड़ा हुआ था, जिससे जब जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व फटा तो जो गैस थी वो आकर यहाँ से डायरेक्ट जहरीली गैस हवा में घुलना स्टार्ट हो गई, और 40 टन गैस मात्र 2 घंटे में पूरे भोपाल में फैल गई। अगर ये स्क्रबर स्टार्ट होता तो जहरीली गैस को ये बर्न करके निकालने का काम करता था, बट ये भी मतलब ख़राब पड़ा हुआ था, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। देख सकते हैं ये पूरा यहाँ तक का यूनिट बना हुआ है इसका स्क्रबर का, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शन है। एंड वो जो आप पार्ट देख रहे हैं, वहाँ से इसको ऑपरेट करता थे, मतलब वहाँ पे जो स्विच और इलेक्ट्रॉनिक्स जो बटन्स वो सारे सिस्टम्स होते हैं वो उधर थे। और अब चलते हैं ये सामने वाले डायरेक्शन की तरफ, और इसके साथ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और मैं देता हूँ कि 1969 में जब इस कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तब मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो 10 साल बाद ये डिसीज़न लिया कंपनी ने कि इसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाए। तो भोपाल की इसी प्लांट में एक यूनिट को और जोड़ा गया, जिसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट को बनाया जाता था, जिसमें मिथाइल माइन को फॉक्सीन के साथ केमिकल रिएक्ट करके MIC को बनाया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था। फिर MIC को 1-नेफ्थॉल के साथ केमिकल रिएक्शन करके इनका जो प्रोडक्ट था कार्बेरिल, जिसका नाम इन लोगों ने 7 प्रोडक्ट के नाम से रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त पे। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मार्केट डाउन होता गया, क्योंकि नए कंपनीज आ गए थे, नए प्रोडक्ट आ गए थे, और पूरी तरह से ये कंपनी लॉस में जाने लगी थी। मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मुझे इस तरह के अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे इस वे में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पता नहीं ऐसा यहाँ पर क्या है, बट फिर भी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ओ माय गॉड, यहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है, और आई थिंक नहीं, ये वही टैंक है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। जी हाँ, MIC स्टोरेज टैंक E610, ये वही टैंक है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टैंक है, कितनी ज़्यादा और विथ इसकी लेंथ है। और इसको 60% ही MIC लिक्विड फॉर्म में इस टैंक में रखना था, स्टोर करना था, बाकी के 40% में नाइट्रोजन रखना था, क्योंकि ये जो MIC होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, वो वाटर या ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही घातक बन जाता है। लेकिन इस चीज़ की लापरवाही की गई, और जो भी था, इनको बजट बचाना था, क्या करना था, इन्होंने 75% इस टैंक को MIC से भर के रखा हुआ था और बाकी में नाइट्रोजन डाला था। बट जो वो पानी गया इसमें, और इस पानी के बाद जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो पूरी 40 टन गैस इस टैंक से बाहर निकलकर भोपाल की इस माहौल में घुल गई, और यहाँ पर मौत का मंजर हर जगह चारों तरफ देखने के लिए मिला। यकीन माने मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, और मुझे शायद यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भी बोलना है, किसी जगह आप ऐसी जगह, अनजान जगह जाओ जहाँ पर आपको इस तरह की फीलिंग्स आए, तो वहाँ पर जो मौजूद चीज़ें होती हैं वो नहीं चाहती कि आप यहाँ पर रुकें और आपको हट जाना चाहिए। ओ माय गॉड, सामने देखिए, मेरे ख्याल से ये वही यूनिट है जहाँ पे MIC को मैन्युफैक्चर किया जाता था, जो बाद में एक और यूनिट इस प्लांट में जोड़ी गई थी। जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सेक्शन है, ये वही दायरा है, और यहाँ पर E610, E611 और E619 3 टैंक में इस MIC को स्टोरेज करके रखा गया था, जिसमें से E6
10 लीक हुआ था। बाकी के जो 2 टैंक थे मेरे ख्याल से वो इधर ही अंडरग्राउंड थे। मुझे उस जगह पे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मुझे सांस लेने में भी थोड़ा इशू हो रहा था क्योंकि केमिकल का स्मेल अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और मैं वो काम नहीं करता जब आपका ज़मीर गवारा ना करे, आपकी अंदर से रूह जब आपको इंडिकेट करे कि आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, या कुछ ऐसी इनविजिबल पावर्स जो आपको बोले कि यहाँ से हट जाओ, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर भी जाते हो तभी इस तरह के कुछ अजीब से हादसे हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो लोग मर गए थे उनकी रूह घूम रही हैं, भटक रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो लोग थे, जो लेबर लोग थे, मज़दूर लोग थे, वो शहीद हुए थे बेचारे दूसरों की जान बचाने के लिए। बाकी के अधिकारी तो भाग गए थे यहाँ से अपना पिछवाड़ा उठा के, बट जो मरे थे गरीब मज़दूर लोग थे। और एक अंकल थे जो BHEL में जॉब करते थे, जिनको पता चला यहाँ पे ऐसा कांड हो गया है, तो वो यहाँ पर आए बाकायदा जब यहाँ से लोग भाग गए थे, और वो अकेले इस यूनिट में घुसे और उन्होंने ही ये जो तीनों स्टोरेज टैंक थे उसके वॉल को अलग अलग करा था। वरना ऐसा हादसा होता कि हिस्ट्री से शायद भोपाल नाम गायब हो जाता। और वो अंकल बेचारे इस काम में शहीद हो गए थे और उनकी पूरी बॉडी से गोश्त गल गया था। उनकी जब बॉडी निकाली गई थी, उन अंकल का नाम तक आज लोग भूल गए। ऐसे दरिया दिल इंसान की कुर्बानी तो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा, लेकिन बहुत से लोगों ने यही बोला कि किस्सा पता है, ऐसा हुआ था, बट नाम और उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है। तो जिस भी शख्स को अगर ये बात पता हो कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, मुझे बताएं, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा। और यहाँ आकर मुझे अच्छा फील नहीं हुआ ये टूर करके, बिकॉज़ ये जगह चीख चीख कर बोल रही है कि यहाँ पर क्या हादसा हुआ था और किस तरह का मंजर था।